नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 12वीं की बात कर रहे थे हम। 12वीं कक्षा में आपने पहला व्याख्यान देख लिया है। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान ही है कि उन्होंने पुराने व्याख्यान भी देख रखे हैं। यहाँ पर एक बात कहूँगा विद्यार्थियों, जब भी हम क्लास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट तक इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, बाद में कर लूँगा यार, बाद में कुछ भी नहीं होगा। नोट्स अभी बनाइए, अभी टाइम है आपके पास में, एग्ज़ाम दूर हैं जितने, इसमें अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। मेरी प्लानिंग तो यही है कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करा दूं। और देखिए हमारे लिए कितनी विचित्र बात है, हर वर्ष वही टॉपिक पढ़ाना है, वो का वो क्लासरूम होता है, वो का अगर हम ऑनलाइन क्लास की बात करें तो खाली कैमरे चेंज होते हैं, कभी मोबाइल का कैमरा है, कभी वही दूसरा कैमरा है। बाकी आप लोग तो समझिए कि हमें तो वो का वही पढ़ाना है, लेकिन आप लोगों के लिए हर बार नया होगा। मेरा प्रयास यही है कि मैं इस क्लासरूम में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी तो पढ़ें ही, साथ साथ में जो विद्यार्थी घर बैठ के पढ़ रहे हैं उन लोगों को उतना ही आनंद आए, वैसा ही महसूस हो जैसा कि वो एक क्लासरूम में ही है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा कि जब आप महसूस करना चाहें। अगर आपने महसूस करना छोड़ दिया, आपने सोच लिया चलो हम बाद में देख लेंगे, कहाँ जा रहे हैं, सर तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, रहेंगे अपने मोबाइल के अंदर पैक, बिल्कुल जब भी यूट्यूब खोलेंगे नज़र आ जाएंगे, ऐसी जिनकी धारणा है वो सोच लेना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी सारी चीज़ें अपने को लिखनी है। लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक और चीज़, यूट्यूब के ऊपर जब भी आप किसी का भी वीडियो देखते हैं तो नोट्स बनाने के तरीके थोड़े से समझ लीजिए। आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे अध्ययन की। आज हमने जो कल पढ़ा था उसके बाद में अलैंगिक जनन पूरा हमको पढ़ना है, लेकिन नोट्स किस प्रकार से बना रहे हैं आप उसको भी ध्यान रखिए। आपकी जो बुक है, नोटबुक जो भी हो, उसके ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु को जब आप लिखते हैं तो साथ साथ में, जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप वहाँ पर लिखिए, मेंशन कीजिए कि आपने कहाँ से देखा है, ये बात आपने यहाँ से देखा है, हिंट्स टैलेंट से लिया है, और कहाँ से देखा है। अगर मान लो आपको कोई बात समझ में आ रही है तो व्याख्यान संख्या कौन सी है वो भी लिख लीजिए, है ना, कि व्याख्यान संख्या 2 में से हमने लिखा है और वो चल करके 14 मिनट और 15 सेकंड की बात है। अगर इतना छोटा सा मेंशन कहीं पर हम कर लेते हैं, जब हमको पढ़ना होगा वापस एग्ज़ाम टाइम में, रिवीजन करना होगा, तब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधा सा सर्च करना है, उसके प्ले लिस्ट में जाना है और सीधा सा व्याख्यान 2 देखकर 14.15 पे गए, काम ख़त्म। ये होता है नोट्स बनाने का सही तरीका। नेट कहीं जाने वाला है नहीं, नेट आपके पास में रहेगा अगर आप रखते हैं तो, और आपके पास सारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, कभी भी ढूंढेंगे तब मिल जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप अभी से उसको क्लासिफाइड करके रखें, वर्गीकृत करके रखें। वर्गीकरण जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अस्त व्यस्त ज़िंदगी हमेशा नष्ट हो जाती है, तो आप नष्ट नहीं होना चाहिए। जो भी अस्त व्यस्त होगा वो नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि प्लानिंग ज़रूरी है। आप कहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। तो जो लोग स्किप कर रहे हैं, वीडियो को छोड़ रहे हैं, अभी बाद में देख लेंगे यार कहाँ जाने वाला है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन आप बहुत चले जाएंगे। चलिए इस बात को तो छोड़ते हैं, यहीं पर जिस टॉपिक के लिए आए थे उस टॉपिक की बात कर लेते हैं फटाफट। कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था 12वीं कक्षा का, हाँ, कक्षा 12वीं की बात हो रही थी। और ये मैंने फिर कहा है आप लोगों के लिए, अगर मैं ये रीट वाले लोग पढ़ रहे हैं तो भी वही बात है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, और प्रयोगशाला के लिए तो ये अमृतवाणी है, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आधार जिसको लिया है मैंने, वो आधार है कक्षा 12वीं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एक एक बिंदु के साथ में। कल हमने क्लोन के ऊपर अपनी कहानी छोड़ी थी, हम गए थे क्लोन पर और यहाँ पर हमने अपना ब्रेक कर दिया था। आज फिर से कहानी कहाँ से प्रारंभ होगी, तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, क्या है इसकी परिभाषा। परिभाषा के साथ साथ में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि द्विखंडन भी होगा, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है ये भी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कलिकाएं निर्माण होगा, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, दूसरा पॉइंट होगा आज का। अगर हमें टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे पुट्टी भवन, है ना, और उसके बाद में एक टॉपिक और आएगा बीजाणु जनन। और समय मिल गया आज ही कक्षा में, तो प्लानिंग तो यही है
हम पढ़ लेंगे कायिक प्रवर्धन, और आज का अंतिम टॉपिक हमारे पास रहेगा पुनः रुद्भवन। आज कुल मिला के 6 टॉपिक पर हमें बात करनी है। सबसे मोटी बात हमें जो करनी है वो अलैंगिक जनन पे करनी है। मैंने एक तरफ इसलिए लिख देता हूँ मैं हर चीज़ को, ताकि हम कोई चीज़ छूट न जाए, कोई चीज़ भूल न जाए। जो ऑफलाइन से मुझे जुड़े हुए विद्यार्थी, उनको ध्यान है कि ये लिखना आते पहले क्लास में ज़रूरी है आज, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे कोई याद भी दिला देगा सर फला टॉपिक छूट गया बीच में, यहाँ पर कौन दिलाएगा। इसलिए आपको पूरी कक्षा का माहौल देने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अब देखिए, अलैंगिक जनन मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो हमें पहले बात कर लेनी चाहिए जनन की। जनन, कल वाली कक्षा में मैंने आपको जनन के बारे में बताया, एक परिभाषा दी कि जनन आवश्यकता क्यों है, तो अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। क्या है? अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया। क्यों करना? संतति उत्पन्न क्यों करना? कारण क्या था? हमने कल बात करी, हमने लिखा था अपने अस्तित्व के लिए या बचाने के लिए। अगर जनन नहीं होगा तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, डोडो पक्षी सुना है ना। आप वर्तमान में एक नई उलझन से गुजर रहे हैं। अब आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सामने एक बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए, है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप नीट के विद्यार्थी हो और एक प्रश्न आ गया, इससे रिलेटेड ही प्रश्न, ध्यान रखना। वहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि वर्तमान में गिद्ध ऑब्लिक चील भी आ जाए, है ना, की संख्या कम हो रही है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। मैं 4 विकल्प दे रहा हूँ और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीट वाले विद्यार्थी जो नीट तैयारी कर रहे हैं, वो जिनको अभी से बनना है डॉक्टर, और रीट वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, तो गिद्ध जो है या चील जो है, संख्या कम हो रही है। क्या हो रही है? उनकी संख्या कम हो रही है। कारण है, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन, क्योंकि यह मृत जीव खाते हैं और उनमें या मृत जीव में विषाक्तता होती है। जो मरे हुए जीव खाते हैं, और जो मरे हुए जीव जो हैं, उन्होंने कोई ना कोई विषाक्त भोजन कर रखा होता है। इसमें भी इंसान जिम्मेदार है। इंसानों ने क्या किया कि चूहों को मारा, दवाई डाल दी, चूहा मर गया। फिर उसकी पूंछ पकड़ी और उसको जोरदार यूं 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 घुमा के पड़ोसी की छत पे, अब वो सीधा जाके गिरा पड़ोसी की छत पे। वहाँ पर आके किसी गिद्ध ने, किसी चील ने, किसी कौवे ने खाया, और खाने के बाद में क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। पहला विकल्प ये है। दूसरा विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ, वैश्विक गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या वैश्विक गर्मी के कारण। और तीसरा विकल्प आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंडों में कैल्शियम की कमी के कारण। उत्तर ध्यान से देना। और चौथा विकल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। पहला विकल्प आपको पता पड़ गया है कि विषाक्त भोजन खाने की वजह से हुआ। दूसरा क्या हो गया? वैश्विक गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से हुआ। तीसरा क्या हो गया? अंडों के अंदर कैल्शियम की कमी है, इसके कारण हो गया। और चौथा है
इनके भक्षण करने के लिए खाद्य श्रृंखला नहीं, यानी कि गिद्ध और चील जिनको खाते हैं उनकी कमी पड़ चुकी है। प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ है और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो उत्तर उसी में तुरंत मिल गया होगा आपको। फिर भी 4 विकल्प हैं आप लोगों के पास में। कल की क्लास होने से पहले आपके पास में 12 घंटे हैं। 12 घंटे से पहले यानी कि कल प्रातः मैं आप लोगों को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा कल सुबह, और जैसे ही कल पूरा दिन आपके पास में रहेगा, है ना, 28 तारीख का पूरा दिन है, आप तुरंत प्रभाव से इसको जवाब लिख कर डालिए। और जब भी ये वीडियो नज़र आ रहा है तुरंत लिखिए इसका जवाब ये होगा। इतना तो कमेंट कर सकते हो, फिर भी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो सजीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जनन क्रिया कर रहे हैं। देखिए जनन कितने प्रकार का है यहाँ पर हम देखेंगे। तो जनन मूलतः कितने प्रकार के होंगे? जनन 2 प्रकार के। मुख्य प्रकारों की बात कर रहा हूँ, बाकी अलैंगिक लैंगिक और आ जाएंगे हमारे पास में। एक आएगा अलैंगिक जनन, एक आएगा लैंगिक जनन। 2 प्रकार के जनन हैं। जो हमने अलैंगिक जनन की बात करी, अलैंगिक जनन, आज का पूरा टॉपिक अलैंगिक जनन पर ही पढ़ना है। चलिए, तो पढ़ना ही इसी को है तो बाकी की चीज़ें मिटा देते हैं और प्रारंभ करते हैं अलैंगिक जनन। तो हेडिंग डालिए अलैंगिक जनन, डाल दी हेडिंग, चलिए डाल दी तो ठीक। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन, देखिए जनन के लिए जनरली हमारे दिमाग में एक भ्रांति है। किसी भी जन्म के लिए क्या होना चाहिए? नर और मादा का होना आवश्यक है। अब आप लोगों ने अगर इस चीज़ को याद रखनी है तो हमें कुछ पौराणिक कथाओं की ओर जाना होगा, फिर अध्यात्म की ओर लौटना पड़ेगा। वहाँ से हम कुछ चीज़ें ढूंढ के लाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा शिव पार्वती विवाह, अगर नहीं देखा है, सुना है, टीवी पर देखा है, पढ़ा है, कहीं पर भी। उसके बाद में गणेश जी का जन्म। अब देखिए गणेश जी का जो जन्म है, अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाए तो उस समय शिव जी मौजूद नहीं थे, फिर भी गणेश जी का जन्म हुआ है और उन्होंने अपने शरीर के भाग से गणेश को जन्म दिया। किन्होंने? गौरी माता ने, जो कि पार्वती जी हैं, उन्होंने। वहाँ पर एक अलैंगिक जनन है, ध्यान देना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाथ शब्द कहा। वर्तमान में पैथोलॉजी पूरी की पूरी अलग है। मैं यहाँ पर आगे जाकर कलिका निर्माण के बाद में पुनरुद्ध भवन की बात करूँगा। पुनरुद्ध भवन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अंग कट के गिर जाए तो वो पुनः उस अंग का निर्माण हो जाए। छिपकली का अगर जो छिपकली होती है हमारे पास में घरेलू, उसकी पूंछ टूट जाए तो वापस बन जाती है। यहाँ पर रावण की याद आती है। रावण ने कितनी बार अपने शीश को बलिदान दिया, राम ने कितनी बार शीश काटे, फिर भी हर बार रावण का अपना शीश बन गया। पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता थी। आज की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से हम ये उसका दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं ताकि आप लोगों को अपने दिमाग में इमेजिंग हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जब पढ़ेंगे बीजाणु जनन, बिल्कुल रक्त बीज की याद आएगी आपको। जब माता 9 दिन तक युद्ध करती हैं, 9 दिन तक हम नवरात्रि खेलते हैं, 9 दिन तक माता ने महिषासुर से युद्ध किया और महिषासुर का उधर की जो टीम का व्यक्ति था वो था रक्त बीज। रक्त बीज का रक्त जहाँ गिरता वहाँ पर एक नया रक्त बीज बन जाता। तो आपको ध्यान है माता ने उसके लिए क्या किया? एक परसे के साथ में कटोरा लेके उसका जितने भी रक्त था उसको इकट्ठा कर लिया। तो रक्त बीज वो वाली जो घटना है उससे आप बीजाणु जनन याद रख सकते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में चर्चा करनी है, आज लंबी क्लास है काफ़ी, तो ध्यान दीजिए। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में अब बात क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं है कि जनक दोनों मौजूद हों, यानी कि कोई भी एकल जनक। तो क्या लिखेंगे? एकल जनक के द्वारा नई
संतति को जन्म दिया जाता है। ना, एक नई संतति को जन्म देते हैं। यह एक क्लोन है, यह एक क्लोन है। देखिए क्लोन शब्द वापस आया है, कल आया था। क्लोन होता है, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि क्लोन का मतलब क्या, कि आनुवांशिक व आकारिकी संरचना में समान। किसके समान? जनक। जब जो जन्म देने वाला है उसके ठीक समान आनुवांशिकी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा दिखना, तो क्लोन। यानी कि सीधी सी बात क्या होगी, अलैंगिक जनन में अधिकांश इसी प्रकार का होता है और उसमें एक प्रकार का क्लोन हम कह सकते हैं। क्या होगा? केवल एक जनक की आवश्यकता होगी, उसके द्वारा क्या निर्माण हो जाएगा? नई संतति का निर्माण हो जाएगा, है ना। अब नई संतति के लिए हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे द्विखंडन। पहले हमारे पास में क्या आएगा? द्विखंडन। आपकी किताब में भी द्विखंडन पहला पॉइंट दे रखा है, हालांकि समझाने की दृष्टि थोड़ी सी उनकी अलग है। द्विखंडन क्या है? इसमें क्या होगा? कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेगी, दो भागों में टूट जाएंगी, टूट करके एक कोशिका अलग और दूसरी कोशिका अलग हो जाएगी। जब दो कोशिकाएं आपस में बढ़ जाएगी और दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगेगी, जीने लगेगी, वयस्क हो जाएगी, तो इससे हम क्या बोलेंगे? द्विखंडन कहेंगे। क्या लिखेंगे? जब जनक, यहाँ पर शब्द कोशिका लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली एक कोशिकीय में होता है ना, कोशिका अपने आकार में वृद्धि करके दो भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन करती है। क्या बात बोली मैंने? जो जनक कोशिकाएं हैं वो आकार में कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएंगी और बड़ी होने के बाद में दो भागों में टूट जाएगी। यानी कि ऐसी घटना है कि ये जनक कोशिका है, ये दो भागों में टूटकर अलग अलग हो गई और दोनों ही अपना जीवन जिएगी। ऐसा नहीं है कि इसका जीवन ये पैतृक है और ये उसकी पुत्री है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही नई कोशिकाएं हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऐसा विखंडन क्या कहलाएगा? द्विखंडन के नाम से जाना जाएगा, है ना। और ये वयस्क होकर बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो आप अमीबा लिख लीजिए। अमीबा के नीचे फिर कहूँगा अंडरलाइन आएगी। अंडरलाइन क्यों आएगी? क्योंकि अमीबा जो है वो नाम जो है वो कैसा है? द्विनाम पद्धति के आधार पर है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? 12th वाला सुनना, समझना बात को। मैं अलैंगिक जनन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अलैंगिक जनन की बात कर रहा हूँ। मतलब उसके पिता या जनक जो भी है उनकी एक की आवश्यकता है और उसमें भी वो क्लोन के रूप में बनेगा। आकारी की और उनकी आनुवंशिक संरचना बिल्कुल समान होगी। इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? चलिए बताइए, इसमें इस प्रकार में किस प्रकार का विभाजन होगा? तो हमें पता है कि समसूत्री विभाजन होता है। अरे हम बात करेंगे समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है। अभी हम बात क्या करें खाली इस प्रकार के जो विभाजन होता है। द्विखंडन जो होता है, द्विखंडन में किस प्रकार का विभाजन होता है? बोलो। समसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन की हमने पहली विधि पढ़ ली और उसका नाम है द्विखंडन। क्या नाम है? द्विखंडन। दूसरी विधि पे आ रहे हैं कलिका निर्माण। कौन सी विधि अपन ने लिखी है? कलिका निर्माण। देखिए कलिका निर्माण नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी कलिका का निर्माण हो रहा है। इसको मिटा देते हैं अपन। लगे हाथ साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आप लोगों को असुविधा नहीं हो। चलिए कौन आ रहा है हमारे पास में? कलिका निर्माण। कलिकाएं
निर्माण। देखो इस प्रकार की जो विधि है आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम कलिका निर्माण की हम बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से कर लेते भले ही चाहें तो, ईस्ट के नाम से। इसमें क्या होगा, इसमें जनक, जो भी जनक होंगे, जो भी जन्म देने वाले होंगे, जनक से एक कलिका का निर्माण होता है। कलिका का क्या होता है, निर्माण होता है, और वह वयस्क होकर अलग हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए आप, इष्ट, जो आपकी इष्ट है उसमें इसी प्रकार का होगा कि पहले कलिका बनेगी और एक कलिका बनने के बाद में वो धीरे धीरे बड़ी होगी, वहाँ से टूट जाएगी, टूट करके दोनों जीव आपस में क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। तो मुझे बताइए कि ये जो कलिका निर्माण की घटना घटी, ये जो आपके कलिका निर्माण हुआ, ये भी एक प्रकार का जनन है कि नहीं है, जनन है। और अगर ये जनन है तो किस में हो रहा है, इष्ट के अंदर हो रहा है। इसी प्रकार हमारे पास में एक आता है पुट्टी भवन। पुट्टी भवन, ये तीसरा पॉइंट है आप लोगों के पास में, मैंने इसकी बात करी है यहाँ पर कि पुट्टी भवन कैसे होगा। पुट्टी भवन देखो अभी आप लोगों को याद है यूक्रेन में आक्रमण हुआ था, है ना, आपस में लड़ाई चल रही है, तो बंकर बनाए गए थे। उन बंकर में लोग सुरक्षित थे, लेयर थी, यानी कि बंकर यानी कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर व्यक्ति जाके सुरक्षित छुप सकता है और उसके ऊपर परमाणु बम या दूसरा बम का आक्रमण का असर नहीं होता है कुल मिला के। तो ऐसी कब हुआ, जब विपरीत परिस्थिति आई तब हुआ। सामान्य जीवन जब जी रहे थे तब लोग बंकर में जाके नहीं रह रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, अभी कोरोना काल निकला है, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि उससे पहले आप कभी मास्क लगा के निकले क्या, कभी सैनिटाइजर लेके निकले क्या घर से, नहीं। वो विशेष परिस्थिति बनी थी आप लोगों के लिए, एक विशेष, आप लोग क्या मेरे लिए भी थी सबके लिए थी। तो एक विशेष परिस्थिति जब बनी तो उस विशेष परिस्थिति में हमने अलग अलग लेयर का यूज़ किया, हमने अपने आप को लोगों से दूर रखा, सैनिटाइज़र का यूज़ किया, मास्क लगा के रखा और कोशिश करी कि कहीं हम सार्वजनिक जगह पर नहीं जाएं, कम से कम जाएं। उसी प्रकार से जब छोटे जीवों पर भी आक्रमण होता है, उनकी भी विपरीत परिस्थिति आती है, पानी खत्म हो गया, भोज्य पदार्थ उनके पास नहीं है, फिर भी उनको रिप्रोडक्शन करना है, जनन करना है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय कौन काम आएगा, ये जो पुट्टी भवन है वो काम आएगा। पट्टी नहीं है, पुट्टी है, ध्यान रखना। तो पुट्टी भवन है, बहुत ही काम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, यह जनन विपरीत परिस्थितियों में उपयोगी है। इसमें सजीव त्रिस्तरीय संरचना बनाता है ना, एक पूरी पूरी बनाता है। इसे पुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पुट्टी कहते हैं। त्रिस्तरीय होती है और सामान्य जब स्थिति होगी तब उस पुट्टी में से सूक्ष्म जीव निकल जाएंगे और वो असंख्य होंगे। यानी कि मान लो जैसे कि अमीबा है, अमीबा ने देख लिया तो अमीबा ऐसे गोलमोल हो गया, और जब अमीबा सामान्य परिस्थिति होगी तो उसमें से एक अमीबा नहीं निकलेगा, अमीबा के छोटे छोटे भाग निकलेंगे और वो वयस्क होते जाएंगे, है ना। तो क्या लिख दिया अपन ने, पुट्टी कहते हैं। अनुकूल समय पर अनेक जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, ये लिख देना कि जब अनुकूल समय आएगा तो ये पुट्टी भवन हट जाएगा
और कुछ नए जीव बन जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पुट्टी भवन। चलिए, इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहें या उतारना चाहें तो। इसके बाद में हमारे पास में आता है बीजाणु जनन। देखते हैं बीजाणु जनन कब होता है। चलिए, YouTube पे ऐड मत देखो, उससे पहले पढ़ा भी करो, है ना। खाली ऐड देखने लग जाते हो बीच में बार बार, उसके साथ साथ पढ़ा करो। अब हमारे पास में कौन आता है? बीजाणु जनन। देखिए बीजाणु जनन क्या है। पहली बात, ये कब होगा? तो अभी अपन ने बात करी बहुत सारे बीज बन जाएंगे, मतलब वो की वही घटना है। तो जब कैसा होगा? अनुकूल परिस्थिति में, संपन्न। कब होगा ये? जब अनुकूल परिस्थिति होगी तब हमारे पास में क्या होगा? बीजाणु जनन होगा, है ना। इसमें क्या होगा? इसमें सजीव अनेक सूक्ष्म बीजाणु के रूप में संतति का निर्माण करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कह रहा हूँ? अनुकूल परिस्थिति जब आएगी, ऐसी कंडीशन में क्या बनेंगे? सूक्ष्म जीव बन जाएंगे। और उसके बाद वो, जैसे कि मान लो ये एक बॉल बन गई, उसके बाद में जब परिस्थिति अच्छी हो गई तो बहुत छोटे छोटे अमीबा बाहर आ गए, और ये छोटे छोटे अमीबा क्या कर रहे हैं? अपना अलग अलग जीवन जी रहे हैं। कोई किसी पे निर्भर नहीं है, सब में खुद का केंद्रक है। हाँ, जब ये बंद हुए थे तब एक ही अमीबा था। ये जब इसने अपने ऊपर पुट्टी बनाई तब एक अमीबा था, है ना। ये चाहे तो अनुकूल परिस्थिति में भी कर सकता है, अंदर बना। अब ये पुट्टी का निर्माण नहीं करेगा, पुट्टी भवन में पुट्टी बना रहा था, है ना। और इस स्थिति में क्या कर रहा है? पुट्टी नहीं बना रहा है, सीधा ही अपने आप को मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है, क्योंकि इसको पता है बहुत सारे जीव तो मर जाएंगे, है ना। जीव अपने आप का अस्तित्व बनाने के लिए हर हद तक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि जितने छोटे छोटे जीव हैं वो अपने ज़्यादा लार्ज स्केल में क्या करेंगे? बच्चों को पैदा करेंगे ताकि अपना अस्तित्व बना रहे, है ना। वो भी जानते हैं पानी में आप नहाते हो, उसके ऊपर पाँव दे दोगे, आपको थोड़ी पता पानी में कितने अमीबा हैं, आपको थोड़ी पता पानी में कितने कीड़े मकोड़े दूसरे हैं, या आपको थोड़ी पता कि आप धरती पे चल रहे हो। तो वो छोटे छोटे जीवों के लिए तो आप महादित्य काय हो और उनको मसल देते हो आप, इसीलिए उनकी संख्या ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं। वो उनको पता है कोई ना कोई तो उनको मार डालेगा। एक रेशो मेंटेन रहता है। अगर वो रेशो नहीं रहता है ना, तो क्या होगा? आप भी सोचो, एक अलग कंडीशन बन जाएगी, एक अलग लेवल बन जाएगी, चारों तरफ वही चीज़ें दिखेगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डार्विन का एक सिद्धांत था। डार्विन ने कहा कि इस दुनिया में सर्वाइव वही करेगा जिनकी संख्या अधिक है, या जो अपने ऊपर शासन कर सकता है वही सर्वाइव कर जाएगा, जीत जाएगा। जिनकी शक्ति है वो आगे बढ़ेगा। डार्विन के इसी सिद्धांत को हम माने अगर, तो हम दिखते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं होता, जीवों का भोजन नहीं होता, तो आज सांप ही सांप होते। मैं कौन सी क्लास में पढ़ा रहा होता, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो बंदर ही बंदर होते, तो उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। खरगोश को अगर कोई खाने वाला नहीं होता तो खरगोश ही खरगोश होते, चारों धरती पे खरगोश ही खरगोश। अब आप कल्पना कर लीजिए अपने आप बैठे बैठे। चलिए, हम बीजाणु जनन की बात कर रहे थे। अब हमारे पास में 5वां टॉपिक आता है कायिक प्रवर्धन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वैसे तो यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार का जनन नहीं है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में क्या हो रहा है कि कोई भी सजीव को अगर हमने तोड़ दिया और वो अपने आप में अलग से एक नया सजीव बना ले, कायिक प्रवर्धन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली प्याज आपके घर में पड़े हुए हैं, बीज मूले निकलने लगी है, रूट आने लगी है, तो आपने प्याज को लगा दिया, प्याज वापस नया बैठ गया और उसके साथ में कुछ गुच्छा बन गया, आपने निकाल लिया। लहसुन की कंडीशन आपने देखी है, एक लहसुन लगाई, एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। कोई चीज़ काट करके आपने बो दी, वहाँ से गन्ने को आपने काट के लगाया, बन गया गन्ना। तो कायिक प्रवर्धन के अंदर वही आ रहा है। प्रकंद आपके आ जाएंगे, है ना, सल्क कंद आ जाएंगे, बल्ब जितने भी आ जाएंगे, भूस्तरी का सब आ जाएगी, तो कायिक प्रवर्धन है। लेकिन कायिक प्रवर्धन को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का जनन नहीं भी है और जनन है भी है।
तो लिख तो लेते हैं कायिक प्रवर्धन, है ना। यह एक विशिष्ट लिख लीजिए। जब आप विशिष्ट लगा देते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है। विशिष्ट अलैंगिक जनन है। किस प्रकार का जनन है ये? विशिष्ट प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगर देखें इसके भाग देखें हम, तो सबसे पहले हमारे पास में प्रकंद आते हैं, है ना, बल्ब आते हैं। आप बल्ब बोलोगे तो जैसे कि ये प्याज है ना, ये शल्ककंद। आपके पास में शक्करकंद आते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से शक्करकंद के गुच्छे बन जाते हैं, है ना। ये अपस्थानिक मूलों के भाग है। जब आप आगे पढ़ोगे तब यहाँ पर आएंगे। और आप यहाँ पर भी देखोगे तो भूस्तरिका आ जाती है। क्या है भूस्तरिका? मान लो यहाँ पर दुब घास उग रही थी और दुब घास यहाँ से जहाँ चली गई, एक जड़ यहाँ गई और यहाँ पर भी दुब घास उग गई, वो और यहाँ चली और यहाँ पर एक दुब घास उग गई। तो यह नोड और इंटरनोड जहाँ पर भी है, तो ये भी लिख दीजिए पर्व और पर्व संध्या। पर्व संधि, पर्व संधि जहाँ पर भी होगी वो जीव भी क्या कर लेंगे, वो पादप भी क्या कर लेंगे, वहाँ से एक नए पादप को जन्म दे देंगे। तो पर्व संधि तो आप जानते ही हैं, जैसे कि ये गन्ना है और गन्ने की पर्व संधि है। यहाँ से गन्ना अगर आप यहाँ से काट के लगा देते हैं तो गन्ना उग जाएगा, है ना। तो प्रकंद है, बल्ब हैं, आपके शकरकंद हैं, पर्व संधि वाले भाग हैं, भूस्तरिका हैं। इन सभी में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बच जाता है, उसका नाम है पुनरुद्भवन। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चौथा भाग है हमारे पास में, हाइड्रा के अंदर देखा जाता है। किस में है? छठा भाग है, सॉरी, हाइड्रा के अंदर देखा जाता है। चलिए लिख लेते हैं पुनरुद्ध भवन, है ना। क्या होता है? शरीर का कोई भाग विलग करने पर पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर देखें, हाइड्रा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हाइड्रा, अगर मान लो कल्पना करो कि ये हाइड्रा है और आपने इसको इस तरह से 3 टुकड़ों में बांट दिया, तो मुमकिन है कि ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को बना लेगा और नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग को बना लेगा। प्रत्येक भाग से एक हाइड्रा और एक हाइड्रा बन जाएगा। इस प्रकार से 3 हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो हाइड्रा क्या होता है ये तो जानते हैं। हाइड्रा एक प्रकार की सिलेंट टेट्रा संघ की स्पीसीज़ है। अब सिलेंट टेट्रा क्या होता है ये जानते हैं? नहीं जानते। वर्गीकरण जब हमने किया था, अब हम करेंगे, अगर हमने 11वीं पढ़ी है तो हमको वर्गीकरण पता होगा। 11वीं के अंदर हमने वर्गीकरण पढ़ा है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो लैब असिस्टेंट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाना। पुराना जो लैब असिस्टेंट मैंने पढ़ा है 2018 वाला 19 वाला, वहाँ पर सिलेंट टेट्रा लिखना, वर्गीकरण में जाके मिल जाएगा। या मैं इसकी लिंक इसमें वीडियो में डाल दूँगा, तो या फिर आप अलग से ही पढ़ लेना, जैसी भी आपको उचित लगे। हाइड्रा जो है, जब मैं हाइड्रा की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रा ने 3 भागों में, क्या है हाइड्रा? तो सिलेंट टेट्रा संघ का सदस्य है। निडेरिया भी कहते हैं इनको, है ना। ध्यान रखना, इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये मैं अलग से पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने आपको, मुझे याद है, एक प्रश्न दिया है, उसका उत्तर मुझे कल चाहिएगा। आप मुझे उत्तर लिखे कमेंट करके बताएंगे कल ही, मतलब है ना। कल का मतलब जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तब सीधा, जैसे ही आप लोगों के पास में उत्तर हो, सही हो गलत हो वो चलेगा, वो कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि मैं उस पर चर्चा करूँगा। और अगर मैं चर्चा करना भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाओगे, ये आपका जिम्मेदारी है। तो हमने अलैंगिक जनन पूरा पढ़ा। कल की जो क्लास होगी वो पूरी लैंगिक जनन पर आधारित होगी।
पूरा नए जोश के साथ में होगी। इतनी कंजूसई भी मत करो, लाइक वाइक भी क्या करो, दोस्तों को भी भेजो क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं। और जितने भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, कोशिश करो कि एक ग्रुप बने, है ना। और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न है आपका, मैंने आपको दिया है, आप लिखिए YT स्पेस दीजिए, ST स्पेस दीजिए 2022 यानी कि 22 लिखिए, आपका नाम लिखिए और 9928544989 स्क्रीन के नीचे भी नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, ये वादा है। कल मिलते हैं एक नए ब्रेक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए उत्साह के साथ में, एक नई उमंग के साथ, कुछ नया करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बाद में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पूरा कंप्लीट करने के बाद में 2-3 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में उधर जो हमने व्याख्यान छोड़ रखे हैं लेबर असिस्टेंट वाले, उन व्याख्यान को भी साथ साथ में लेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन लेंगे या फिर कंटिन्यू में, जैसे भी परिस्थिति बनती है वो भी आपको कमेंट करना, लिख के भेजना है ना। सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हमेशा जीतते हैं। आप कितने सक्रिय मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।